चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जो आपके समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उनको एक बार हम लोग संपूर्ण सिलेबस को रिवीजन करेंगे। वो भी कैसे? जितने भी अब तक 2022 तक के जो आरओ के एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको अभी तक हमने जो पढ़ा है और अब जो पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे कि सारा सिलेबस रिवीजन भी हो जाए, आपके एमसीक्यू भी कवर हो जाए, वो भी सब्जेक्ट वाइज। यानी कहने का मतलब ये सीरीज में हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के साथ साथ आगे यूपी स्पेशल साइंस की क्लास, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, जितने भी पूछे गए हैं उससे संबंधित जितने भी करंट मुद्दे हैं, उनको हम आपको एमसीक्यू के द्वारा पीवाईक्यू के सारा कवर करवाएंगे। मैराथन बैच है, एपिसोड फर्स्ट है, और छोटे छोटे लेक्चर में जब तक आपका फरवरी में एग्जाम होगा तब तक आपको सारी चीज़ें कंप्लीट मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस पहले लेक्चर में हम देखेंगे भूगोल और एनवायरनमेंट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए, यानी आरओ एआरओ को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप आगे आने वाले एग्जाम की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। इसमें पूछा गया, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर अवस्थित है? हल्दिया, पारादीप, मुंबई, विशाखापत्तनम। दूसरा क्वेश्चन उसी साल पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? ऑप्शन ए मालाबार तट, बी कोंकण तट, सी कोरोमंडल तट, डी उत्तरी सरकार तट। तो आप देख रहे हैं एक ही साल पोर्ट से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो क्वेश्चन ऐसे ही आर में कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इससे आपको एक बार फिर अंदाजा लग जाएगा और इसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे तो आपका पोर्ट का जितना भी टॉपिक है सब कवर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर अवस्थित है? हल्दिया, पारादीप, मुंबई, विशाखापत्तनम। तो आप देखेंगे इसमें जो होगा पारादीप होगा। पारादीप जो है ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा इस क्वेश्चन की बात करें तो कोच्चि बंदरगाह की बात कर रहा है। कोच्चि बंदरगाह, ठीक है, मालाबार कोस्ट पर स्थित है। मालाबार कोस्ट कहाँ है? आपने इंडिया का मैप तो जरूर देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा फिर से देख लीजिए। ये है मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये है कोरोमंडल कोस्ट, ये है कोंकण कोस्ट, यहाँ पर देखेंगे उत्तरी सरकर कोस्ट है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसी मालाबार कोस्ट पर यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, इसके अलावा अलपुजा बंदरगाह, और ये दोनों कैसी बंदरगाह हैं? माइनर पोर्ट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब भारत में टोटल कितने मेजर पोर्ट है, यानी कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो टोटल आप देखेंगे 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से लगभग जो है आप देखेंगे माइनर पोर्ट है। तो ठीक है, तो ये कोच्चि और अलपुझा क्या है? माइनर पोर्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मालाबार कोस्ट पर देखेंगे तो कोच्चि और अलपुझा। कोंकण पोस्ट की आप पूछा जाए, कोंकण कोस्ट पर अगर उसमें ऑप्शन में दिया हो कौन कौन से जो है बंदरगाह स्थित है, तो पणजी जो एक मेजर पोर्ट है। ठीक है, और इस जिसका मरमुआ जो ये देखेंगे ये भी गोवा में आपको मिल जाएगा, ये एक माइनर जो है आप देखेंगे पोर्ट है। ठीक है, उत्तरी सर्कल पर इसके अलावा देखें पारादीप की लोकेशन यहाँ पर है। हल्दिया जो ऑप्शन दिया था, हल्दिया देखेंगे तो हल्दिया ये वेस्ट बंगाल का जो है एक मेजर पोर्ट है। पारादीप भी एक मेजर पोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा बात करें उत्तरी सर्कल की बात कर रहा था, उत्तरी सर्कल पर देखेंगे विशाखापट्टनम एक मेजर पोर्ट है। ठीक है, मछलीपट्टनम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में एक जो है माइनर पोर्ट है। कहने का मतलब मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल, उत्तरी सर्कल के हमने पोर्ट देख लिए। हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम के पोर्ट देख लिए। अब बचा मुंबई। मुंबई की बात करें तो मुंबई में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जेएनपीटी। ठीक है, यानी जिसे कहते हैं नोहा सोवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे लार्जेस्ट प्राकृतिक और दूसरा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट आपको बताना हो तो आपको ध्यान रखना है जेएनपीटी, या जिसे नोवा सोवा करते हैं, मुंबई या महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, 13 मेजर पोर्ट है और 200 माइनर पोर्ट है। ये बातें आपको पता चल गई। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, भारत में लिंगनाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है।
झारखंड में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु में। तो आपको बताना, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? पोर्ट की बात कर ली। अब पोर्ट पे क्या आ जाता है? पोर्ट पे की बात के बाद हम लोग देखते हैं कोयले की बात करते हैं। तो ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कोल के बारे में, और 2013 से लेकर 2022 तक कई बार कोल इंडस्ट्री के बारे में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना है आपको। तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो आप देखेंगे भारत में 90% लिग्नाइट कोयला ये आप देखेंगे तमिलनाडु में पाया जाता है, और तमिलनाडु में जो है देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला का भंडार भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव या भंडार आप देखेंगे तो 90% जमाव आप देखेंगे तो कहाँ? तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, अभी और विस्तार में कोल को समझेंगे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। अब इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा पोर्ट के बारे में और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। आपको पता है कि भारत की पूरा कोस्टल एरिया की बात करें, तट रेखा कितनी लंबी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इस 7516 में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ देंगे तो इसके साथ ये पूरा टोटल लैंड एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही बता रहा है। इसलिए भारत में कई बड़े और छोटे बंदरगाह का होना भी स्वाभाविक है। तो अभी हमने बताया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, जिसे JNPT नोवा सेवा करते हैं, महाराष्ट्र राज्य में से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पश्चिम बंगाल की बात कर भारत का पहला एकमात्र महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह है। ठीक है, कांडला पोर्ट ट्रस्ट की बात करें गुजरात में स्थित है, शिपमेंट की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पारादीप की बात करें, पारादीप उड़ीसा में स्थित है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा प्राकृतिक है कौन सा कृत्रिम है, तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे पारादीप से एल्युमिनियम और लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत में सबसे गहरे बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, भारतीय नौसेना के लिए ऑपरेशन का एक प्रमुख स्थल है, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। मोरगुआ, ये एक जो आप देखेंगे माइनर पोर्ट है, गोवा में स्थित है, जुगारी नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है, लौह अयस्क का निर्यात के लिए जाना जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है इंडस्ट्री में कि कौन सा पोर्ट से क्या निर्यात किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख बंदरगाह जो मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरक से संबंधित है, यहाँ से निर्यात किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यहाँ दो प्रमुख वैश्विक शिपिंग लाइन जापान और USA सिंगापुर जंक्शन पर स्थित है। तो इनकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है, कल को क्वेश्चन आ जाए फिर ये मत कहिएगा कि बताया नहीं गया था। ठीक है, तो इनकी विशेषता आपको दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, एक बार में ना बैठे तो बार बार पढ़ के बैठा लेनी है कि पोर्ट और उनकी विशेषताएं जरूर बता लेनी है। आशा करते हैं कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही होगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, अगर बात करें कोल की, ये तो बंदरगाह की बात हुई, कोल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोयले क्षेत्र की बात करें तो भारत में 27 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, जिसमें देखेंगे कठोर कोयला भंडार मुख्य रूप से आप देखेंगे पूर्वी और दक्षिण भारत के मध्य पाया जाता है। ठीक है, यानी लिग्नाइट का भंडार देखेंगे तो 36 बिलियन टन के स्तर पर है, जिसमें 90% दिखेंगे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में है। ठीक है, अगर बात करें भारत के कुल कोयला भंडार में शीर्ष 5 राज्य की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये भी आपको क्रम याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन जो है RRM पूछे गए हैं। तो जो भी बता रहा है ध्यान से सुनिएगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, और बार बार थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन। तो पहले नंबर पर है झारखंड, सेकंड पर आप देखेंगे उड़ीसा, थर्ड पर छत्तीसगढ़, फोर्थ पर पश्चिम बंगाल, फिफ्थ पर देखेंगे कौन सा है, फिफ्थ पर आप देखेंगे MP। ये कोल भंडार की लिस्ट से है, उसमें गोंडवाना, लिग्नाइट, बिटमिनस ये नहीं पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। ठीक है, इसके अलावा भारत में कोयले संसाधन प्रायद्वीपीय भारत में पुरानी गोंडवाना संरचना पाई जाती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में टर्सरी टाइप की कोयला पाई जाती है। अगर वर्ल्ड लेवल पर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, सबसे ज्यादा रिजर्व जो है USA के पास है पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर आप देखेंगे तो रशिया के पास है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास है, और फोर्थ पर आएगा चाइना, और फिफ्थ पर आएगा इंडिया। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए, ये तो रिजर्व की बात हो गई, लेकिन आपसे पूछा जाए
कि लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग, यानी जिसके पास रिजर्व तो है, लेकिन क्या वो पहले नंबर पर है उत्पादन में, निकाल रहा है कोयला? ऐसी बात नहीं है। चाइना देखेंगे, चाइना चौथे नंबर पर है, लेकिन जो है आप देखेंगे दुनिया में सबसे बड़ा जो है कोल उत्पादक कंट्री के साथ सब पहले स्थान पर है। इंडिया पांचवें नंबर पर है रिजर्व के मामले में, लेकिन उत्पादन के मामले में आप देखेंगे दूसरी स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद यूएसए तीसरे स्थान पर है, फिर इंडोनेशिया जो है चौथे स्थान पर है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर रसिया का नंबर आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया का मैप दिया गया है, यहाँ पर राज्य और उसकी लोकेशन दी गई, कौन कौन सा एरिया है। ठीक है, तो नवेली वही क्षेत्र है जहाँ पर तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला का भंडार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा कोल की हिस्ट्री देख लेते हैं, भारत में कैसे कैसे क्या कोयल खनन कब चालू हुआ। तो दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर रानीगंज कोयला क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के मेसर्स सोनमर और हिटली द्वारा 1774 में इसे लगभग 200 वर्षों तक मतलब शुरू किया गया, 200 वर्षों तक चला। फिर 1956 का कालखंड आता है, इसमें भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की। फिर इसके बाद कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया 2 चरणों में। पहला था 1971-72 में, जिसमें कुकिंग कोयला खदानों का किया गया, साथ ही 1973 में देखेंगे नॉन कुकिंग कोल का किया गया। फिर 2015 आया, 2015 में भारत सरकार कोयला खदान विशेष प्रावधान अधिनियम पार लागू किया, जिसमें नीलामी के माध्यम से कोयला खदानों का आवंटन किया गया जाने लगा। फिर 2018 आया, इसमें फिर से प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट प्लेयर का जो है प्रवेश की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो ये तो हो गई कोयला के बारे में। अब मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अब पीटी में क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे। तो कोयले का वर्गीकरण आप देखेंगे, एक तो कार्बन की मात्रा के आधार पर होता है, दूसरा कालखंड के आधार पर होता है। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, कोयले का जो है कार्बन की मात्रा के आधार पर उसे 3 प्रकार में बांटा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में आपको सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला मिलता है, जिसमें 80 से 55% कार्बन पाया जाता है, यानी जितनी अधिक कार्बन की मात्रा रहेगी उसमें आप ह्यूमिडिटी कम देखने को मिलेगी, उतना धुआं कम करेगा, और देखेंगे वो सर्वोत्तम कोयला होगा। और जितना अच्छा कोयला रहेगा वो हल्की हल्की नीली लौ के साथ धीरे धीरे जलता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है बिटमिनस। बिटमिनस में कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है, इसमें नमी की मात्रा कम होती है साथ ही। ठीक है, और देखेंगे तो इसका जो भंडार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बिटमिनस के भंडार पाए जाते हैं। तीसरा कोयला है लिग्नाइट, 40 से 55% कार्बन इसमें पाया जाता है। अक्सर देखेंगे इसमें हाई ह्यूमिडिटी पाई जाती है, साथ ही भूरे रंग का होता है, जो जलने पर धुआं देता है। राजस्थान, लखीमपुर, असम, तमिलनाडु में लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयले में आप देखेंगे 40 से 55% कार्बन की सामग्री होती है। ठीक है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जलने पर धुआं देती है। ठीक है, और सबसे घटिया कोयला कहें तो चौथा होता है पिट। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है, ये लकड़ी से कोयले में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा धुआं करता है। तो ये कोयले का क्रम आपको पता चल गया। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 या 3 कह लीजिए, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में आपको बताना किन किन राज्यों के बीच में। चले इसका आंसर दीजिए, ध्यान से दीजिएगा, उत्तर भी आपके सामने ही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन इसलिए है कि इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। अब आप देखेंगे ये है कृष्णा नदी डिस्ट्रिक्ट जो विवाद चलता है। कृष्णा नदी देखिए यहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र, सबसे पहले अगर किसी का जो आप देखना हो कि डिस्प्यूट किसके किसके बीच है, तो सबसे पहले उसको आपको अपवाह क्षेत्र देखना पड़ेगा, कौन कौन सी राज्य में कृष्णा नदी या फिर कोई नदी बहती है। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका और आंध्र, ये सब जो है प्रभावित है किससे? कृष्णा नदी के अपवाह क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें 3 राज्यों के बीच डिस्प्यूट है। ठीक है, कृष्णा नदी के लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो इसमें तीनों ऑप्शन कहीं आपको नहीं मिल रहे हैं, या तो आपको कर्नाटक आंध्र प्रदेश मिल रहा है, कर्नाटक महाराष्ट्र मिल रहा है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ये तो डिलिमिनेट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें ध्यान रखिएगा, इसको इसमें जो पूछा गया 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो है ऑप्शन गलत दिया गया है। इसमें आप देखेंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तीनों जो है डिस्प्यूट है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे अगर बात करें
गोदावरी के साथ गोदावरी में देखेंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यानी जितनी भी इसकी सहायक नदियां इससे आकर मिलती हैं, ठीक है, इन सभी को पूरा एक अपवाह क्षेत्र कहते हैं। वो अपवाह क्षेत्र में जितने राज्यों का नदियां आकर मिलती हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरी वगैरह मिलाकर, उनसे ये डिस्प्यूट निर्धारित होता है, ठीक है। कुल मामला पानी का है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसने पूछा भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन कई बार RIR में रिपीट हुआ है, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन सॉरी, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान से सुनना है और देखना है, समझना है। इसमें सबसे पहले प्रांतीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे की बात कर रहा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर आप देखेंगे लार्जेस्ट नेटवर्क है, ठीक है, रोड नेटवर्क है, चाहे वो रूरल की बात हो, स्टेट नेटवर्क की बात हो, ठीक है। इसके बाद देखेंगे असम, फिर बिहार आएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाद जो है लॉन्गेस्ट, ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के बाद, इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक। तो ये तो बात हो गई। अब अभी हम नदियों की बात कर रहे थे, तो नदियों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देख लेते हैं। कृष्णा नदी की बात कर रहे थे, ठीक है, कृष्णा नदी विवाद की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले कृष्णा नदी देखेंगे। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर एक हिल है, वहां से निकलती है, वहां से बहकर आप देखेंगे तो यहाँ पर है तेलंगाना, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ दोनों के बीच सीमा बनाकर जो है आप देखेंगे बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। अब देखिए अपवाह क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल है, यानी इसकी सहायक नदियों में, इसमें देखेंगे अपवाह क्षेत्र आपसे कहा जाएगा तो महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका से भी नदी जाके कृष्णा मिल रही है, आंध्र प्रदेश में से भी और तेलंगाना से भी, ठीक है। तो ये इसका अपवाह क्षेत्र हो गया, यानी एक राज्य, दो, तीन, चार, चार राज्यों के साथ इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। अगर इसके सहायक नदियों की बात करें तो कृष्णा नदी की देखो बाएं तट से मिलने वाली नदियों को कोयना, ठीक है, भीमा, मौसी तेलंगाना में, या मूसी कह लीजिए, मेन्नूरू, ठीक है। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां घाट प्रभा, मालप्रभा, और तुंग और भद्रा मिलने के बाद तुंगभद्रा डैम यहाँ बनता है, तुंगभद्रा, फिर तुंगभद्रा से जो है वेदवती मिलती है, ये जाकर फिर जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कृष्णा नदी पर कौन कौन से डैम स्थित है? श्रीशैलम डैम, ठीक है, और इसका नागार्जुन सागर डैम, जुरला डैम, ठीक है। तो ये सब जो है डैम स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डैम की बात हो गई, कौन सी नदी पर स्थित है, नदियों की बात कर ली। अब जब देख ही रहे हैं तो एक नदी और देख लेते हैं, गोदावरी नदी, क्योंकि गोदावरी के बाद कृष्णा का नंबर आता है। तो गोदावरी भी वेस्टर्न घाट में देखेंगे ब्रह्मगिरी माउंटेन से, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है, ठीक है। और ये देखेंगे तो ये तेलंगाना और महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और इसका अपवाह क्षेत्र देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा से भी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र। तो यहाँ से ये सारी सारी ट्रिब्यूटरी इसकर आकर मिलती हैं। यानी बात करें तो सबसे पहले अगर दाईं तरफ से मिलने वाली नदी होती है तो महाराष्ट्र में परवरा रिवर आके मिलती है, फिर बालाघाट रेंज से मंजरा रिवर निकलती है, ये आकर तेलंगाना में मिलती है, इससे गोदावरी से, ठीक है। और इसके बाद मनेर, ये भी तेलंगाना में मिलती है गोदावरी से। फिर बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां सबसे पहले आप देखेंगे पुरना, पूर्णा, ठीक है। फिर आप देखेंगे अजंता हिल से निकलता है पेनगंगा, और फिर मुल्ताई रेंज से निकलता है वर्धा, ठीक है, एक सेकंड, मुल्ताई रेंज से निकलता है वर्धा रिवर, फिर मुंद्रा से निकलती है वेनगंगा। ये तीनों आकर नदियां मिल जाती हैं, तब इसे क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। तेलंगाना में इसे क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। प्राणहिता जाकर गोदावरी से मिलती है। इधर आएंगे उड़ीसा से देखेंगे दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है इंद्रावती, इंद्रावती आप देखेंगे गोदावरी की सहायक है। फिर आप देखेंगे सबरी रिवर, ये भी जो है आप देखेंगे उड़ीसा से निकलती है, ये भी गोदावरी की सहायक है। ये तो नदियों की बात हो गई, ठीक है। दो नदियां इंपॉर्टेंट थी, सबसे पहले गोदावरी फिर कृष्णा आएगी। अब डैम की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डैम और देख लेते हैं। तो डैम में देखिए गोदावरी रिवर, सबसे पहले देख गोदावरी रिवर आप देखेंगे परवरा डैम है, ठीक है।
काकरापारा जो है आप देखेंगे ताप्ती रिवर पर है। काकरापारा आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट भी है, ठीक है। इसके रामागुंडम ये भी आप देखेंगे, ये भी गोदावरी पर स्थित है, गोदावरी रिवर पर स्थित है, ठीक है। उसकी सहायक नदी है सतबरी। एक सेकंड। इसके अलावा तुंगभद्रा पर देखेंगे तो घाट प्रभा डैम, घाट प्रभा नदी पर तुंगभद्रा पर तुंगप्रभा। नागार्जुन सागर की बात हम लोग कर ही चुके हैं कृष्णा नदी पर। तो यहाँ पर डैम की लिस्ट दी गई है, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट नदी की बात करें, गोदावरी की बात कर ली, कृष्णा की बात कर ली, और लास्ट में बचता है कावेरी। कावेरी एक इंपॉर्टेंट नदी है साउथ इंडिया की, वो भी देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट से देखेंगे तो ताल कावेरी जो है ब्रह्मगिरी हिल्स से कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। और ये देखेंगे वेस्ट बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें, कामनी, भावनी, अमरावती, ये सब नदियां आप देखेंगे केरल से निकलकर जो है, एक तो पहले कर्नाटका में कामनी मिलती है, फिर भावनी और अमरावती कर तमिलनाडु में आकर मिलती है। बाईं तरफ से जो है देखेंगे तो हेमवती और सिमसा नदी जो है, ये कावेरी की जो है बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। तमिलनाडु में देखिए कावेरी में कौन कौन सा डैम स्थित है, तो लोअर पेरियार डैम, ठीक है। इसके अलावा भावनी सागर डैम देखेंगे, भावनी सागर डैम भी स्थित, मित्तूर डैम ये भी कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। कृष्णा राजा सागरा ये भी देखेंगे कावेरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा गोदावरी कृष्णा लिंक प्रोजेक्ट एक न्यूज में था, ठीक है, कैनाल लिंक करने के लिए, ठीक है। पोलावरम से आप देखेंगे विजयवाड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ये तो बात हो गई। अब कुछ छोटी नदियां हैं उनको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कभी कभी आपसे एग्जाम पूछा जाए कि कितनी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो 3 प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ध्यान रखिएगा जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वही भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। हिमालय नदियां भ्रंश घाटी से नहीं बहती है और ना तो भ्रंश बनाती है, ठीक है। नर्मदा, ठीक है, देखें नर्मदा सतपुड़ा और विंध्या रीजन के बीच बहती है। ताप्ती रिवर भी देखेंगे तो ये भी जो है भ्रंश से बहती है। माही ये भी जो है आप देखेंगे भ्रंश से बहती है। दामोदर नदी ये भी छोटा नागपुर पठार से पहाड़ियों के बीच से निकलती है, ये भी दरार से बहती है। इसके अलावा हमने कावेरी कृष्णा गोदावरी की चर्चा कर दी है, ठीक है। पलार रिवर आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु की रिवर है। पेन्नूर एक रिवर है जो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में बहती है। वैगई आप देखेंगे कि तो ये जो है ईस्टर्न की तरफ गिरने वाली नदी यानी बंगाल खाड़ी में गिरती है, तमिलनाडु बहती है। इसके अलावा वंशधारा नदी आप देखेंगे कहाँ पर है, उड़ीसा में है। रुषकुल्या कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। महानदी कहाँ है, महानदी देखेंगे तो महानदी जो है आप देखेंगे कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा में बहते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी आप देखेंगे कि ब्राह्मणी नदी जो है यहाँ पर झारखंड में आएंगे, झारखंड में जो है शंख और साउथ कोयल नदी के मिलने के बाद इसे जो है आप देखेंगे उड़ीसा में क्या कहते हैं, ब्राह्मणी कहते हैं। वैतरणी नदी, वैतरणी भी आपको जो है कहाँ मिलेगी, उड़ीसा में मिलेगी। सुवर्ण रेखा में आप देखेंगे झारखंड से जो ये नदी निकलती है और उड़ीसा में होते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ये ध्यान रखना है। सुवर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो नदियों की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। डिटेल में चर्चा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए, नदियों से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसमें पूछा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? दार्जिलिंग में, ठीक है। कब नहीं की गई थी, स्थापना की गई थी, लोकेशन दिया है, ठीक है। मोहरा, श्री समुद्रम, खोपोली, कब की गई थी तो बता ही देंगे। चलिए इसका आंसर दे दिए कि भारत में प्रथम वाटर हाइड्रो या हाइड्रो पावर प्लांट संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम, मोहरा, खोपोली में। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो भारत में पहला जो है हाइड्रो पावर प्लांट जो है आप देखेंगे लगाया गया था दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में, और 1897 में लगाया गया था। 130 किलोवाट की क्षमता के साथ इसे स्थापित किया गया था और यह जल विद्युत परियोजना एशिया का पहला जो है हाइड्रो पावर प्लांट था, ठीक है। तो दार्जिलिंग में इसका आंसर दार्जिलिंग होगा, सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, RARO में कई सारे ऑप्शन में बहुत ऑप्शन जो है गलत पूछे गए हैं, मिसमैच है
और आंसर इस वजह से सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हटाने पड़े होंगे। ठीक है, या तो गलत ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन ए रूस, बी ब्राजील, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो आपको ध्यान रखना कीवर्ड क्या है, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जो है सबसे बड़ा जो है 7वां देश है। इसमें हमने कहीं फ्रांस का नाम लिया, तो आप देखेंगे फ्रांस और भारत के जो एरिया है लगभग बराबर है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है, यानी भारत से बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा जो है एरिया वाइज रूस है, सेकंड नंबर पर कनाडा, थर्ड पर चीन आएगा, फोर्थ पर अमेरिका, फिफ्थ पर ब्राजील और सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, इसने पूछा है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया? टिगबोई में, माकूम में, नरकटिया में, लकवा में। आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया, लोकेशन आपको बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए, तब तक थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो है भारत में खनिज तेल कुआं देखेंगे तो डिगबोई असम में खोजा गया था 1866 में, और यह पहला तेल कुआं खोजा गया था, पहली रिफाइनरी लगाई गई थी 1901 में। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। खोदा गया था 1866 में, लगाया गया था रिफाइनरी 1901 में। डिगबोई में सबसे पुराना चालू तेल का कुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर, एल्युमिनियम। इसका आंसर बताइए। अगर आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फुटलूज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? तो फुटलूज उद्योग वह उद्योग है जिसे विशेष स्थान या देश में बांधा नहीं जा सकता और संसाधनों, भूमि, श्रम, पूंजी जैसे उत्पादन कारकों के प्रभाव के बिना अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। वो कहीं से भी वो संचालित किया जा सकता है। तो आपको अगर तेल शोधनशाला या रिफाइनरी लगानी है तो आपको तो स्थान चाहिए ना, जमीन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए। चीनी इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए भी चाहिए, एल्युमिनियम लगाना है उसके लिए भी चाहिए। बचा क्या? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें फुटलोज इंडस्ट्री के अंतर्गत वो कहीं भी चालू की जा सकती है। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारी क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी या व्हाट्सअप पेज पे मिल जाएगी। आप दोनों यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या व्हाट्सअप पर जाकर स्टडीयान आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम को भी स्टडीयान आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। पीडीएफ और क्लासेस की अपडेट आपको सारी वहीं मिलेगी। हमारा 2 यूट्यूब चैनल स्टडीयान आईएएस, स्टडीयान यूपीएससी, सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा क्लिक करने में क्या जाता है, अगर अच्छा लगे तो, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, इससे पूछा निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी में पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नगर परियोजना, ऑप्शन बी पोचमपात परियोजना, ऑप्शन सी मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर परियोजना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना ब्यास नदी कहाँ है। तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में आपको ब्यास नदी मिलेगी। नागार्जुन सागर कहाँ बताया था? ठीक है, कृष्णा नदी, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना ये आपको कोलकाता साइड देखने को मिलेगा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे ये है पोंग डैम। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है पोंग डैम, और ये ब्यास नदी पर हिमाचल में बनाया गया है। इसके अलावा सतलज सतलज नदी पर आप देखेंगे तो भाखड़ा डैम बनाया गया है। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो यहाँ से सतलज के रूप में जानती हैं, यानी सतलज की सहायक है ब्यास नदी। ठीक है, और इन्हीं दोनों के संगम पर हरिके डैम बनाया गया है। ठीक है, तो देखेंगे इन दोनों का जल का उपयोग देखेंगे इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा किया जाता है, यानी एक कैनाल बनाई गई है हरिके बैराज से। इन दोनों के मिलने के बाद जहाँ ये नदियाँ ब्यास और सतलज मिलती है वहीं पर क्या है, हरिके बैराज है। वहाँ से आप जाएंगे
तो राजस्थान में एक इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है, ठीक है, तो रामगढ़ तक। तो ये जो है एक कृत्रिम कैनाल है। इन दोनों का पानी जो है सतलज का पानी, कहने का मतलब यहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल में, जिसमें ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके अलावा भारत में बहुत सारी प्रमुख परियोजनाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में दिया गया है। जैसे आपको बात करें तो गोदावरी पर आप देखेंगे, तो गोदावरी पर तो पोलावरम परियोजना है, फिर कृष्णा पर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, ठीक है। इसके अलावा इधर चले आएंगे तो कोयना नदी पर कोयना परियोजना है, ठीक है। शरावती परियोजना है, शरावती रिवर पर, ठीक है। शिव समुद्रम की बात करें तो शिव समुद्रम परियोजना आपको कहाँ मिलेगी, कावेरी रिवर पर। मेट्टूर परियोजना मिल जाएगी, ठीक है। पेरियार पर परियार परियोजना, इडुक्की परियोजना इडुक्की नदी पेरियार नदी पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इन परियोजनाओं की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको आपको देख लेना है। यहाँ पर और लिस्ट हमने दी गई है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि माता टीला परियोजना कहाँ है, तो माता टीला परियोजना आप देखेंगे बेतवा नदी पर है, ठीक है। बेतवा नदी से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, ठीक है। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। उकई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है, ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा आंध्र प्रदेश, ये तो आपको पता ही चल गया। फरक्का परियोजना देखेंगे गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल, लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कोयना परियोजना, कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है, ठीक है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करती है, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना क्वेश्चन में आया था, मयूराक्षी मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसकी बात हम कर ही चुके हैं। चंबल परियोजना देखेंगे, चंबल नदी पर राजस्थान मध्य प्रदेश को जो है ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई परियोजना की, यहाँ पर और लिस्ट दी गई, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, अब देखिए ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा बस। स्थल दिया गया है, नदियों का संगम दिया गया है। ऑप्शन 1 रुद्रप्रयाग को भागीरथी और अलकनंदा का संगम मिलाया गया है, यानी मिलान किया गया है। नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार, देवप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हमने अलग से कुछ नहीं बनाया है। तो सबसे पहले इसमें नदियों का संगम का मिलान देखिए, अलकनंदा मंदाकिनी, विष्णुगंगा मंदाकिनी। कहीं आपने देखा है एक नदी हो मंदाकिनी, उसका दो संगम हो, उस पर प्रयाग स्थित हो? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इसको हम करेक्ट कर देते हैं, यानी कहने का मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन सही आपको मिलेगा नहीं। अब आपको हम बताते हैं इसमें सही ऑप्शन है क्या। देखिए एक मेन नदी है, एक देखिए मेन नदी है, ये है आपकी मेन नदी अलकनंदा। अलकनंदा को ध्यान रखिएगा और यही क्रम आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा क्या है, आपकी मेन नदी है। अलकनंदा जो निकलती है संतोपत ग्लेशियर निकलती है, यहाँ पर बद्रीनाथ धाम स्थित है, यहीं से ये निकलती है और यहीं पर बद्रीनाथ धाम है। ये एक मुख्य नदी है। इस मुख्य नदी से सबसे पहली नदी आकर मिलती है, जिसे कहते हैं धौली गंगा। धौली गंगा सबसे पहली नदी है, ये मिलती है अलकनंदा से और पहला प्रयाग बनाती है विष्णु प्रयाग। और धौली गंगा निकलती है वसुंधरा ताल ग्लेशियर से। इसके बाद दूसरी नदी आती है, मिलती है, जिसे कहते हैं नंदाकिनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंदाकिनी नदी निकलती है। नंदाकिनी नदी नंदा गुंती ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये दूसरी अलकनंदा से मिलने वाली नदी है और दूसरा प्रयाग बनता है, जिसे कहते हैं नंद प्रयाग। फिर तीसरी नदी मिलती है पिंडार, पिंडार जो निकलती है पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और तीसरा प्रयाग बनाती है कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। मुख्य नदी अलकनंदा है, अलकनंदा सबसे पहले मिलती है धौली गंगा, विष्णु प्रयाग बनाती है, फिर उससे मिलती है नंदाकिनी, नंद प्रयाग बनाती है, फिर इसके बाद तीसरी नदी मिलती है पिंडार, पिंडार के मिलने से क्या मिलता है, कर्ण प्रयाग बनता है। फिर आप देखेंगे ये बाईं तरफ से मिले, फिर दाईं तरफ से सबसे पहली नदी आकर मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो चौथा प्रयाग बनता है रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी नदी जो जहां से निकलती है वो है चोराबारी ग्लेशियर, जहां पर केदारनाथ धाम स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केदारनाथ धाम चोराबारी ग्लेशियर के पास स्थित है, वहीं से मंदाकिनी रिवर निकलती है और आकर अलकनंदा में ही मिलती है और चौथा प्रयाग बनाती है रुद्रप्रयाग। लास्ट प्रयाग जहाँ के मिलने के बाद गंगा नदी का उद्गम होता है, यानी गंगा बनती है तो भागीरथी। भागीरथी देखेंगे तो भागीरथी दाईं तरफ से देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर
ये आकर अलकनंदा में मिल जाती है और देवप्रयाग यानी पांचवा प्रयाग बनाती है। पंचप्रयाग यहाँ से पूरा हो जाता है और यहीं से गंगा आगे बढ़ती है। गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री ये पंचप्रयाग से अलग है। यहाँ से गंगोत्री से यमुनोत्री पंचप्रयाग से अलग है। सॉरी, तो यमुनोत्री जो है यमुना नदी निकलती है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है और इसी क्रम में आपको याद भी रखना है कि पहले कौन सा प्रयाग आएगा। ठीक है, पहले विष्णु प्रयाग, फिर सेकंड पर नंद प्रयाग, थर्ड पर कर्ण प्रयाग, फोर्थ पर रुद्र प्रयाग, फिफ्थ पर आएगा देव प्रयाग। एक बार दो बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे। नंद प्रयाग की जहां तक बात कर रहा था, तो नंद प्रयाग देखेंगे। नंद प्रयाग जो है आप देखेंगे नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है। यहाँ पर मंदाकिनी नहीं होना चाहिए था, नंदाकिनी होना चाहिए था। तो नंदाकिनी अगर होता तो इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसको आपको यहाँ से सही करना है। ये भी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। अब बात करेंगे भागीरथी पर टिहरी डैम स्थित है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह, अनुवर्ती अपवाह, ऑप्शन सी अक्रमवर्ती अपवाह, ऑप्शन डी परवर्ती अपवाह। तो आपको बताना गंगा नदी अपवाह, गंगा नदी जो है उदाहरण है। ठीक है, तो बताइए गंगा नदी की किस पैटर्न का उदाहरण है, सॉरी किस सिस्टम का उदाहरण है। यानी आपको ध्यान रखना अपवाह तंत्र के बारे में पूछ रहा है, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, गंगा नदी कौन से अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो देखेंगे गंगा नदी जो है, गंगा नदी पूर्ववर्ती या पूर्वानुवर्ती अपवाह का उदाहरण है, यानी अपवाह तंत्र का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और पूर्ववर्ती और पूर्वानुवर्ती नदियों की विशेषता होती है, अक्सर देखेंगे तो हिमालय रेंज में देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है, अपर्दन का दर ज़्यादा होता है, यानी क्षैतिज कटाव ज़्यादा होता है। ठीक है, उत्थान की अपेक्षा। इसके अलावा अनुवर्ती अपवाह की बात करें तो ये आपको जो है प्रायद्वीपीय नदियों में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जितनी पूर्ववर्ती अपवाह नदियां हैं वो आप देखेंगे, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी, गोदावरी, ये क्या करती हैं, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। यानी अपवाह प्रतिरूप अलग है, अपवाह तंत्र अलग है। यहाँ पर अपवाह तंत्र के बारे में पूछ रहा है, अपवाह प्रतिरूप को हम लोग आगे चर्चा करें। तो आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर कर देते हैं इसमें अपवाह प्रतिरूप, अपवाह तंत्र के बारे में, क्योंकि अभी ये पूछा गया है, आगे हो सकता है और कुछ पूछा जाए। तो अपवाह तंत्र से मतलब होता है, यानी जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मतलब होता है नदियों की उत्पत्ति और समय के साथ विकास और प्रक्रिया से है। इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है सीक्वेंस स्ट्रीम, यानी क्रमवर्ती, एक क्रम के अनुसार बहती है, यानी प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, जैसे ढाल रहेगा उसी के अनुसार वो बहती है। ठीक है, भूगोलिक संरचना जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रहेगा उसी के साथ वो बहती है, उसी सीक्वेंस के साथ बहती है। दूसरा होती है इनसिक्वेंट रिवर, यानी प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, भूगर्भीय संरचना के साथ साथ समायोजन करने की जगह पर्वतों को काटते हुए वास्तविक मार्ग बनाए रखने का प्रयास करती हैं। कहने का मतलब आप प्रायद्वीपीय भारत में जाएंगे तो यहाँ पर क्रमवर्ती नदियाँ देखने को मिलेंगी। हिमालयी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इनसिक्वेंट स्ट्रीम देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सभी जो बता रहे हैं हम आपको देखेंगे। भारत का भौतिक पर्यावरण देखेंगे, एनसीईआरटी में दो ज्योग्राफी की बुक इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 की भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, भौतिक पर्यावरण, उसका एक चैप्टर है अपवाह तंत्र, इसी में ये सब दिया गया है। ठीक है, ये हमारा नोट से बनाया हुआ है, इसमें डिटेल में दिया गया है, इसमें टू द पॉइंट दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्रमवर्ती नदियों की बात करें तो अनुवर्ती नदियाँ, परवर्ती नदियाँ, प्रति अनुवर्ती नदियाँ, नवानुवर्ती नदियाँ, ये इसके प्रकार हैं। ठीक है, परवर्ती नदियाँ बात करें तो मुख्य नदी से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ मुख्य नदी की परवर्ती कहलाती हैं। ठीक है, तो मुख्य नदी से मिलने वाली सहायक नदियाँ क्या करती हैं, मुख्य नदी की परवर्ती कहलाती हैं। प्रति अनुवर्ती क्या आती है, सहायक नदियों से आकर, यानी एक सहायक नदी है, एक मुख्य नदी है, इसकी एक सहायक नदी है, इस सहायक नदी से आकर दूसरी सहायक नदी आकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रति अनुवर्ती सरिता कहते हैं, जिसकी दिशा मुख्य नदी के विपरीत और समानांतर होती है। तीसरा क्या है, नवानुवर्ती नदी। नवानुवर्ती नदी अपवाह तंत्र के विकास के बाद क्षेत्रीय स्तर पर स्थलखंड के उत्थान के कारण नई नदी का उत्पत्ति होती है जो सहायक नदी से जाकर मिलती है, इसे क्या कहते हैं, नवानुवर्ती नदियां कहते हैं। बोरिंग ना लगे, ध्यान से देखिए, अब पढ़िए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन को क्लियर करेगा।
अक्रमवर्ती नदियां इनसिक्वेंट रिवर बात करें उसको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, पूर्ववर्ती नदी और अध्यारोपित नदी। पूर्ववर्ती नदी की बात करें, इन नदियों की उत्पत्ति के विकास से पहले होती हैं, स्थल खंडों के विकास से पहले होती हैं। इस प्रकार नदियों प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करने की जगह पर्वतों को काटते हुए अपने वास्तविक मार्ग को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। ठीक है, इसलिए स्थल खंडों के उत्थान का दर मंद होना चाहिए, जिससे नदियों के द्वारा अपर्दन की क्रिया अपनी वास्तविक मार्ग को बनाए रखना संभव है। तो गंगा नदी की बात कर रहा है कौन? पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, अध्यारोपित नदी क्या होती है? अध्यारोपित नदियां की उत्पत्ति स्थल खंडों और भूगर्भीय संरचना के विकास के बाद होती हैं। इस प्रकार की नदियां अपने वास्तविक मार्ग को बनाए रखने के लिए पूर्व निर्मित घाटियों के अध्यारोपण और नवनिर्मित घाटियों को पार करती हैं, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार में प्रभावित होने वाली नदियां, अधिकांश नदियां क्या होती है? अध्यारोपित नदी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब तो हमने पढ़ा क्या? अपवाह तंत्र। अब हम पढ़ेंगे अपवाह प्रतिरूप, यानी पैटर्न कैसा होता है। नदियां अगर कोई प्रवाहित हो रही हैं, उनको देखकर हम कैसे बताएंगे कि किस प्रतिरूप में, किस आकार में बह रही हैं। एक तो होता है वृक्षाकार प्रतिरूप, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो वे अपवाह प्रतिरूप जो पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृक्षाकार या डेंट्रिक प्रतिरूप। दूसरा होता है जालीनुमा प्रतिरूप। ठीक है, तो नदियों की किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अरीय प्रतिरूप। तो अरीय प्रतिरूप कहते हैं। इसके अलावा जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां अरीय प्रतिरूप का उदाहरण है। ठीक है, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर पर होती हैं और सहायक नदियों के संपूर्ण काटती हैं, ऐसे क्या कहते हैं? जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, आयताकार प्रतिरूप। और इसके अलावा होता है एक अभिकेंद्री अपकेंद्री प्रतिरूप। जब सभी दिशाओं से नदियां आकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप क्या कहते हैं? अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। और यही जस्ट इसका रिवर्स होता है, तो इसे अपकेंद्री जो है प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, इसके अलावा अभी हमने बताया कि वृक्षाकार प्रतिरूप जो है, गंगा नदी जो है वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। इसके अलावा मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु महानदी, ये सब क्या है? वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। तो गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी को सहायक नदियों को भी देख सकते थे। तो जैसे कि मैं यमुनोत्री से देखेंगे तो बंदरपुर ग्लेशियर से यमुना निकलती है। गंगा की बात हम कर लेंगे, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देखेंगे उत्तराखंड में गंगा मिलती है। अब कुछ गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो गंगा में सबसे पहले आप देखेंगे रामगंगा। ठीक है, बाईं तरफ से मिलने वाली नदी देखेंगे। फिर उसके बाद गोमती। ठीक है, काली, शारदा, सरयू, जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग राज्यों में। फिर उससे घाघरा आकर मिलती है, घाघरा फिर से घाघरा नाम से जानते हैं। फिर घाघरा में राप्ती आकर मिलती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। लास्ट में जो है देखेंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिल से देखेंगे तो महानंदा आकर मिलती है सबसे लास्ट में, जो है किससे? यानी गंगा के जो है दो भागों में टूटने से पहले महानंदा सबसे लास्ट नदी है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के सीमा पर आकर मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो है गंगा हुगली और गंगा पद्मा के नाम से जो है डिवाइड हो जाती है। हुगली पर हुगली बंदरगाह है। इसके अलावा अब इसमें और क्या ध्यान रखना है? ठीक है, इसके अलावा देखिए दामोदर रिवर, दामोदर जो है ये हुगली की सहायक है। ठीक है, झारखंड से आप देखेंगे ये आता है किसमें? ये आ जाएगा पश्चिम बंगाल से मिलता है। और दामोदर की सहायक नदी कौन है? बराकर। ठीक, अब ध्यान रखना अमरकंटक हिल से अमरकंटक हिल्स आपको मिल जाएगा एमपी में। यहाँ से सोन रिवर निकलती है। सोन की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद। ठीक है, कान्हर, कोयल, ये क्या है? ये सोन की सहायक नदी है। रिहंद, कान्हर, कोयल, ये सोन की सहायक नदी। इसको आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी नदी पूछता है। ठीक है, ये तो सोन की सहायक, ये पटना में जाकर जो है गंगा से मिल जाती है। अब जान पाव हिल्स विंध्यन रेंज से आप देखेंगे चंबल रिवर निकलती है। चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो आप देखेंगे शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, कूनो, ये सब क्या है? चंबल की सहायक नदी है। फिर इधर से आएंगे तो बनास। ठीक है, बनास आकर चंबल से मिल जाती है। फिर चंबल अंततः जाकर यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो सिंध, सिंध भी एक अलग से जो है यमुना की सहायक नदी है। फिर बेतवा, बेतवा में देखेंगे तो धसान नदी आकर मिलती है। फिर ये जाकर जो है यमुना में मिलती है यूपी में। फिर केन, केन भी आप देखेंगे तो यूपी में जाकर गंगा से मिलती है। तो डिटेल में इसको आपको देख लेना है। और छोटा नागपुर पठार से दो दामोदर रिवर निकलती है, आपको पता ही है।
ठीक है। गोदावरी की बात की, गोदावरी जो है आप देखिए मैंने बताया कि ये वृक्षाकार प्रतिरूप का बनाती है, तो इसमें देखिए वृक्षाकार प्रतिरूप का हमने बताया था कि वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है। इसमें कई सारी जो है सहायक नदियां आकर मिल जाती है, तो ये वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, तो गोदावरी की यहाँ पर बात की गई है। सिंध की बात की, सिंध भी वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। अब इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। तो सतलज, सतलज देखेंगे तो तिब्बत में आप देखेंगे मानसरोवर लेक और राकसताल है, राकसताल से निकलती है, और इसकी सहायक नदी है सतलज की स्पीति। और इस यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी और सतलज मिल जाती है पंजाब में, सॉरी राजस्थान में, राजस्थान और पंजाब की सीमा पर, यहाँ पर हरिके डैम बनता है। ठीक है। और सतलज और ब्यास के बीच क्या क्षेत्र है, बिष्ट द्वाब स्थित है। इसके बाद आता है नंबर रावी नदी का। रावी नदी आप देखेंगे कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास के पास। ठीक है। और ये जाकर चेनाब से मिल जाती है, और चेनाब और रावी के बीच क्या है, रचना द्वाब है। चेनाब की बात करें, चेनाब रिवर जो है आप देखेंगे चंद्रभागा नदियों के मिलने से, आप देखेंगे चंद्र और भागा दो नदियां उनके मिलने से चेनाब रिवर का निर्माण होता है। चेनाब रिवर जो है ये जाकर झेलम से, झेलम इसमें आकर मिलती है। तो मुख्य नदी कौन सी हो गई, चेनाब, चेनाब में आकर झेलम मिलती है। ठीक है। तो चेनाब से झेलम मिलती है, झेलम और चेनाब के बीच देखेंगे छाछ द्वाब स्थित। फिर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक वेरीनाग स्प्रिंग है, वहां से जो है झेलम रिवर निकलती है, झेलम रिवर अगर चेनाब में मिल जाती है। ठीक है। फिर कृष्ण गंगा, कृष्ण गंगा आप देखेंगे, कृष्ण गंगा विशन लेक से निकलती है, ये झेलम की सहायक नदी है। ये तो बात हो गई नदियों की। अब बची क्या, कैलाश रेंज से आप देखेंगे तो बोखरा चू ग्लेशियर से आप देखेंगे इंडस रिवर निकलती है, और इंडस रिवर में आप देखेंगे तो बाएं तट से देखेंगे तो कौन सी नदी आकर मिलती है, झांसकर। और इसके अलावा श्योक नदी, श्योक नदी आप देखेंगे, श्योक नदी दाएं तट से मिलती है, और श्योक नदी देखेंगे तो ये रिमो ग्लेशियर से है, और श्योक नदी की सहायक है नुब्रा नदी जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ये दोनों आकर कहा, ये दोनों आप देखेंगे तो इंडस रिवर से या सिंध रिवर से मिल जाएगा। और सिंध और चेनाब के बीच कौन सा दोआब स्थित है, सिंध सागर दोआब। तो ये आपको बताना जरूरी था। ठीक है। तो इन नदियों को आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित पंच जो नदियां दी गई हैं उनमें कौन जो है इन नदियों की सहायक नहीं है। तो आप देखेंगे जो सतलज रिवर है, सतलज ये जो है आप देखेंगे तो ये इन जो सिंधु की नदियां हैं, सिंधु की सहायक जो है नहीं है। ठीक है। ये अलग से आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्रा की बात की, ब्रह्मपुत्रा को भी देख लेते हैं। ये भी मानसरोवर लेक के पास आप देखेंगे चेमयानडुंग ग्लेशियर है, और इस ब्रह्मपुत्रा को जो है तिब्बत में क्या कहते हैं, यारलुंग चोंगबो या टी सांगपो कहते हैं। और इसके बाद जब यह सिंटैक्सियल बैंड से ये जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ लोहित और दिबांग दियांग मिलती है। असम में इसे क्या कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है। और यही ब्रह्मपुत्रा नदी जब गंगा से मिलती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे जमुना कहते हैं, जमुना। और इसके बाद बंगाल खाड़ी गिरने से पहले इसमें मेघना नदी आकर मिलती है, तो ये मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है। और गंगा जैसे ही बंगाल से जो है पश्चिम बंगाल में आकर बंगाल खाड़ी में गिरती है तो इसे क्या कहते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। ये तो बात हो गई नदियों की। ठीक है। इसमें और प्रतिरूप की दी गई जानकारी इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। चलिए बताइए। ये तो क्वेश्चन आई होप सबको पता होगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार गलत करके चले जाते हैं। तो आप बताइए निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो बनाता है, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश करता है। ठीक है। भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, जिसमें सबसे बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश साझा करता है 4098.7 किलोमीटर। सेकंड नंबर पर आता है चीन, उसके बाद आता है नेपाल। ठीक है। सॉरी, उसके बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है उसके बाद आता है
नेपाल, फिर आता है 5वें पर म्यांमार, उसके बाद 6 पर आएगा भूटान, 7 पर आएगा अफगानिस्तान। ठीक है, बात करें भारत की, भारत में देखेंगे नॉर्थ से साउथ पूरी लंबाई देखेंगे तो 32-14 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे जो लंबाई है वो है 3933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वोत्तर अगर आपको प्लेस पूछा जाए किबुथु, वो अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है। और सबसे पश्चिमी जो है देखेंगे गुजरात में आप देखेंगे तो गौरा मोटा जो है यहाँ पर जो है ये आपको एक गांव मिलेगा, सबसे पश्चिमी भाग है। ठीक है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु देखेंगे क्या है, गुहार मोटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया की, तो टोटल एरिया जो है आप देखेंगे इंडिया के पास पूरे विश्व का कितना परसेंट है, 2.43%। ठीक है, यानी अगर टोटल अगर देखा जाए एरिया वाइज जो है किलोमीटर में आपको पता हो तो किलोमीटर स्क्वायर में, तो इसमें हो जाएगा 2,83,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसके पास जो है लैंड एरिया है, किसके पास, भारत के पास। और पूरे वर्ल्ड का सिर्फ लैंड आपको पता बताना हो तो 2.43% ही लैंड है। इसमें आप देखेंगे टोटल अगर बात करें लैंड जो स्थलीय सीमा है उसमें देखेंगे 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। ये बात आपको पता चल गई। अब हम बात कर रहे थे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, तो घटते क्रम में बांग्लादेश सबसे बड़ा, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान। अफगानिस्तान साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कभी कभी बाउंड्री लाइन से क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको इसी के साथ जाना जरूरी है। तो बाउंड्री लाइन में पूछा गया है कि रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच जो होते हैं। आप देखेंगे रेड क्लिफ लाइन जो है पाकिस्तान और भारत के बीच। एक पाकिस्तान रेड क्लिफ, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के पंजाब राज्य के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे और यही सेम लाइन रेड क्लिफ लाइन जब पहले क्या थी, पहले ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश 1971 के पहले। तो रेड क्लिफ लाइन यहाँ भी सीमा साझा करती थी, सेम सीमा का निर्धारण किया गया था रेड क्लिफ महोदय के द्वारा। तो दोनों का पाकिस्तान सीमा यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पर देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ ये खत्म हो चुका है। मैकमोहन की बात करें तो मैकमोहन देखेंगे तो चीन और अरुणाचल प्रदेश यानी भारत और चीन के बीच है, जो आप देखेंगे उसमें अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच जो है मैकमोहन लाइन है। डूरन लाइन आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, डूरन लाइन है। और रेडोलिफ जो है, रेडोलिफ देखेंगे तो भारत और नेपाल के बीच है। तो ये तो हो गई लाइफ लाइन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए कैसे नदियों से क्वेश्चन घुमा के पूछा है। इसे पूछा ले अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन बी झेलम नदी के बाएं तट पर, ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो सबसे पहले आपको झेलम रिवर पता रहना चाहिए और लेह पता रहना चाहिए कहां पर है। ठीक है, तो आप देखिए ये तो है लेह, लेह यूटी है। और लेह यूटी पर देखेंगे तो यहां पर यहां से जा रही है इंडस रिवर। ठीक, तो यहां से जा रही है इंडस रिवर और ये है लेह। तो आप देखेंगे ये नदी हो गई, इसे कौन से तट पर है, इसके दाएं तट पर है, यानी इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सी नदी है, सॉरी कौन सा है, लेह स्थित है। तो इंडस के दाएं तट पर आप देखेंगे तो लेह स्थित है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, सियाचिन, टोगोलुआ, बाल्टोरा, बियाफो। तो ये तो सबको पता है कि सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, जो लगभग 75 किलोमीटर लंबा है।
यानी नॉन पोलर ग्लेशियर दुनिया में सबसे बड़ा जो है आप देखेंगे तो ये सियाचिन है। दुनिया में नहीं, सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर आप देखेंगे फेटचो ग्लेशियर जो तजाकिस्तान में है, ये नॉन पोलर ग्लेशियर पे पहले स्थान पर। सेकंड नंबर पर सियाचिन है। तो भारत का बात करें तो भारत में सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये काराकोरम रेंज पर स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, यानी पोल की बात कर रहा है, ये तो नॉन पोलर ग्लेशियर था, पोलर ग्लेशियर की बात कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका में लेबर्ट ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इससे पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, भारत के निम्न राज्यों में कौन रेल सेवा से वंचित है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। देखिए इसमें भी जो है ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखेंगे सिक्किम वह एक राज्य एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ कोई रेल नेटवर्क नहीं है। त्रिपुरा में 2008 में अपना रेल नेटवर्क को मिल गया था। उसके अरुणाचल प्रदेश में 2014 में उसे जो है नारगुलहान रेलवे स्टेशन का उद्घाटन मिल गया था और वो रेलवे के मानचित्र में शामिल हो गया था। मेघालय को 2014 में जो है वेंडी पाथर स्टेशन मिल गया था। इसके अलावा त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा में रेलवे नेटवर्क है ही। तो सिक्किम एकमात्र ऐसा देश है, राज्य है, जहाँ पर कोई रेल नेटवर्क नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन गलत है। आप देख रहे हैं कैसे इसमें ऑप्शन गलत कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दार्जिलिंग देखिए, दार्जिलिंग में सबसे लास्ट नदी कौन सी बताई थी, महानंदा। ठीक है, सिक्किम की बात करें, सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है ये भी देख लेते हैं। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है स्थित है सिक्किम में। ठीक है, और ये यूनेस्को का मिक्स्ड यानी मिश्रित हेरिटेज साइट है और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर लेपचा ट्राइब मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे टुलोंग मॉन्स्ट्री आपको देख लें, इस पार्क के अंदर टुलोंग मॉन्स्ट्री आपको देखने को मिलेगा और ये थर्ड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में जो है। ठीक है, कंचनजंगा पूरी दुनिया का थर्ड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट आप देखेंगे तो फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, सेकंड है माउंट केटू। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और ठीक है, और क्लासेस आने वाली हैं यूपी एसएल की, उनको भी देखिएगा। मिलते हैं क्लास में।